पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। पिछली बार बीजेपी की लहर के बाद भी समाजवादी पार्टी यहां की 6 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार भी यहां लड़ाई कांटे की है। ऐसे में मुरादाबाद के मुद्दे क्या हैं और पीतल नगर की पॉलिटिक्स क्या कहती है, ये समझने जी मीडिया की टीम पहुंची मुरादाबाद। कहते हैं मुरादाबाद को मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे शहजादे मुराद के नाम पर बसाया गया था। लेकिन यहाँ के एक खास हुनर ने इस शहर को एक नई पहचान दिलाई, पीतल नगरी की पहचान। पीतल के बने बर्तन हों, पीतल की बनी मूर्तियां हों या कोई दूसरा सामान, यहाँ के पीतल की चमक ही कुछ ऐसी है कि कोई और मुकाबले में ठहरता ही नहीं। लेकिन सियासी मुकाबले की सूरत क्या है, इसे समझने के लिए जी मीडिया की टीम मुरादाबाद पहुंची। पीतल नगरी की पॉलिटिक्स समझने के लिए हम सीधा जा पहुंचे उन्हीं पीतल कारोबारियों के पास। संकरित तंग गलियों और अंधेरे कारखानों की इन्हीं भट्टियों में वो पिघला पीतल आकार लेता है जिसकी चमक इस शहर की पहचान है। मुरादाबाद की पहचान यहाँ के पीतल कारोबार से भी है। यहाँ के पीतल कारोबारी किस तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं, क्या उनकी मांग है, आने वाले चुनाव में उनकी राय क्या है, सरकार जो भी बनेगी उस सरकार से ये क्या उम्मीद रखते हैं। शहर की बड़ी बड़ी दुकानों और शोरूम में पीतल की चीजें शान से रखी दिखती हैं। वो इन्हीं बंद और अंधेरे कारखानों में तैयार होती हैं। ऐसे ही एक कारखाने में कुछ लोग पीतल के दिए बनाते नजर आए। बातचीत शुरू हुई तो महंगाई की मार झेल रहे कारोबारियों का दर्द भी छलकने लगा। ये माल इतना महंगा हो गया, 200-250 रुपए किलो था, 500 रुपए किलो है। कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा, कारोबार है ही नहीं। हर चीज़ के अंदर पाबंदी लग रही है। हर चीज़ को लेके कि जीएसटी, छोटा मोटा काम करने वाला वो तो अपने घर बैठ जाएगा क्योंकि जीएसटी वो दे नहीं पाएगा। जीएसटी का मतलब ये 21% देनी पड़ती है जीएसटी, तो मजदूर आदमी कहाँ से देगा 21%। बताया गया कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से प्रोडक्ट भी महंगे हो गए, जिसका सीधा असर बिक्री पर पड़ा। लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया तो कारोबार आधे से भी कम रह गया। कुछ असर पड़ा है मतलब रोजगार पर? हाँ, कारोबार नहीं है पहले जैसा। 100% था पहले, 25% है कुल। 25% हो गया तो 75% का नुकसान। 70% का काम बिल्कुल नहीं है। लमसम 70% खत्म ही समझ लीजिए काम। 30% चल रहा है, वो भी उससे दाल रोटी चल रही है अपनी, कि और कोई तो काम है नहीं हम लोगों पे। यही काम है हमारा, पीतल बनाते थे और बेचते थे। एक शुरू से यही काम करता आ रहा है, बाप दादा के ज़माने से। दरअसल पीतल का ये कारोबार एक तरह की सप्लाई चेन पर चलता है। एक जगह पीतल पिघलाया जाता है तो दूसरी जगह उसे सांचे में ढाला जाता है, फिर उसे चमकाने के लिए एक तीसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन कारोबार घटा तो असर भी हर किसी पर पड़ा। माल महंगा हो रहा है, कोयला महंगा हो रहा है। इस सब से क्या होता है, जो लोग काम करने वाले, जिन लोगों के पास हुनर है, तो वो अपना हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने ऑटो रिक्शा ले लिया, किसी ने रिक्शा ले लिया, वो इस तरीके से छोटे उस पे स्तर पे चले जाते हैं। पता चलता है फिर जो मुरादाबाद ब्रास सिटी भी है, तो ब्रास सिटी के हिसाब से काम भी नहीं हो पा रहा। कारोबारी चर्चा से हटकर जब सियासी चर्चा का जिक्र छिड़ा तो इन कारीगरों की सरकार से न तो खास उम्मीदें दिखी, न ही खास राजनीतिक रुझान। हाँ, सरकारों से महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार जरूर लगाई ताकि उनका कारोबार एक बार फिर चल निकले और पीतल नगरी की पहचान उसी चमक के साथ बरकरार रहे। काम कम होने की वजह से कारीगर जो है उनको काम नहीं मिल रहा है। कारीगर अलग अलग काम में लग चुके हैं। जो कारीगर है उनका मानना है कि सरकार जो महंगाई हुई है उस पर कंट्रोल करे ताकि इस कारोबार को एक बार फिर से तेजी मिल सके। मुरादाबाद की जो पहचान है पीतल, वो फिर से दौड़ सके। कैमरा पर्सन नितेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुरादाबाद। वहीं गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट की खास पहचान है क्योंकि यहां देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और यही एयरपोर्ट जेवर का चुनावी मुद्दा भी है। किसी के लिए मुद्दे स्थानीय हैं तो कोई राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी बता रहा है। जेवर में गुर्जर और ठाकुर आबादी ज्यादा है तो वहीं 20% वोटर मुसलमान भी है। चुनावी समीकरण जाति या धर्म से प्रभावित होगा या फिर काम बनेगा वोट का आधार। जेवर एयरपोर्ट से जीत की उड़ान कौन भरेगा, ये जानने के लिए जी मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचा।
ये तो स्टेप बाय स्टेप लहर आती है और परिवर्तन राजनीति में बहुत जरूरी है, लेकिन अभी लहर रहेगी। नेता लोग हुआ करते थे, वो इस एरिया में तो आते ही नहीं थे। योगी जी वो हर किसी विषय को लेकर के हमेशा नोएडा आते रहे हैं। पूरा भगवा अब की बार 350 पार। किसान ही तय करेगा, किसान का बच्चा ही तय करेगा इस देश के भविष्य को भी, सरकार को भी। 2 साल है कि फाइल लगाए हुए किसानों के पैसा ना मिल रहे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में चुनावी तेवर बताने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। भट्ठी आग से तप रही है, कड़ाही गर्म है और गुड़ की तरह रोज नए मुद्दे पक रहे हैं। जेवर बीते कई महीनों से सुर्खियों में है और इसकी बड़ी वजह है यहाँ बनने वाला देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इलाके के लोगों को उम्मीद है कि एयरपोर्ट बनेगा तो विकास का रास्ता खुलेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, सुविधाएं भी बढ़ेंगी। ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट तो हमारे क्षेत्र में बना लेकिन हम बेरोजगार और बेहाल हो जाए। पहले पलवल होकर नोएडा जाया करे, पलवल जाओ नोएडा जाओ, कहीं भी नौकरी करने जावे धक्का खावे। अब यहाँ जगह तो डेली की डेली नौकरी कर रहे हैं, सब रोजगार मिल लो। जेवर में एयरपोर्ट के लिए लोगों से ली गई जमीन और बदले में मिली मुआवजे की रकम का मुद्दा भी गर्म है। देखो ग्रामीण क्षेत्र आज भी आप जाओ तो नाली की व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था नहीं, सही तरीके से आपकी डॉक्टरी सुविधा, कोई मेडिकल आपकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उन सब चीज़ के बावजूद ही इन्होंने शहरीकरण घोषित कर दिया। अगर आज हमारा ग्राम जानतपुर और ये 16 गांव आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो आज हमें 35 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिलता, और जो एयरपोर्ट में जो मुआवजा मिला वो 21 लाख रुपए बीघे का मिला। 14 लाख रुपया बीघे, 14 लाख रुपया बीघे का सबको नुकसान है। किसान लगातार धरना कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए। उनकी मांग है कि उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाए। सोने की चिड़िया तब बनेगा तब बन लेगा, लेकिन किसान को परेशान करके तो नहीं बनेगा ये क्षेत्र सोने की चिड़िया। जेवर में एयरपोर्ट के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है और ये मुद्दे वोटिंग पर असर डालने की क्षमता भी रखते हैं। राम मंदिर से लेके धारा 370 से लेके और 3 तलाक वाले जो बड़े बड़े मुद्दे थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको हल किया है, जो कि एक दंश बने हुए थे आम आदमी के लिए। जेवर में खेती किसानी वाली आबादी है। इस इलाके में सरसों, गेहूं और धान की खेती होती है। कुछ लोगों के लिए चुनावी मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का बजट संभालना है और महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है। महंगाई चरम सीमा पर है। आज तेल डलवाने के लिए किसान अपना डीजल लेने के लिए जो 500 रुपये में 5 बीघे खेत भरता था, आज वो 1 बीघे खेत 500 रुपये में नहीं भरता। हमारे दिल को पूछिए हमारे साथ कितना अत्याचार है। 2 साल है कि फाइल लगाए हुए किसानों के पैसा ना मिल रहे। कहाँ की गुंडागर्दी है ये हाल है। जेवर में हमारी मुलाकात करनेश सिंह से भी हुई, जो जेवर के पहले विधायक ठाकुर छत्रपाल सिंह के बेटे हैं। छत्रपाल सिंह इस इलाके के बड़े नेता थे और कुछ लोग उन्हें मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। देखो वो समाजवाद था, लेकिन आज समाजवाद नहीं है। आज समाजवाद नहीं है, आज तो अपनावाद है। जेवर विधानसभा की लड़ाई दिलचस्प दिख रही है। जहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह पर भरोसा जताया है तो एसपी-आरएलडी गठबंधन ने अवतार सिंह भड़ाना को उतारा है। बीएसपी ने नरेंद्र भाटी और कांग्रेस ने मनोज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि जेवर की जनता किसे लखनऊ भेजती है। शिवांक मिश्रा, जेवर, जी मीडिया। तो एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से गौतम बुद्ध नगर का नोएडा भी इस चुनाव में हॉट सीट बना हुआ है। 2012 के परिसीमन में अलग विधानसभा बनने के बाद से ही नोएडा पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन बदले माहौल के बीच क्या नोएडा इस बार परंपरा तोड़ेगा? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? और नोएडा के लोग किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये जानने के लिए जी मीडिया जमीन पर उतरा और नोएडा के सियासी हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर मशहूर नोएडा में सर्दी के मौसम में भी सियासी पारा हाई है। एंटी बीजेपी सब इन्हीं के हैं। इस चुनावी पारे की आंच परखने के लिए जी मीडिया की टीम नोएडा के लोगों के बीच ठंड में पार्कों में सैर और उसके ऊपर राजनीति की सरगर्मी। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में जो एनसीआर की सबसे हॉट सीट है नोएडा,
वहाँ के लोगों के क्या मुद्दे इस 2022 के चुनाव में। नोएडा के एक पार्क में खुद को फिट रखने में जुटे लोगों से जब शहर की सेहत के बारे में सवाल हुए तो उनकी राय बंटी हुई दिखाई दी। हम लोग कानून व्यवस्था पे वोट करेंगे। बीजेपी के राज में, बाबा के राज में कानून व्यवस्था पे वोट देंगे। कानून व्यवस्था एक नंबर की बढ़िया है। पंकज सिंह यहाँ से केवल जीते ही इसलिए कि उनके पिता राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और बड़े नेता हैं। बुरी हालत है लोगों की, काम धंधे बेचारा गरीब आदमी मर रहा है, परेशानी है, बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं। जितना बीजेपी कर रही है उतना कोई पार्टी कर भी नहीं पाएगी, और बीजेपी ही कर रही है और बीजेपी ही आएगी। बातचीत में मुद्दे और परेशानियों का भी जिक्र हुआ। राजनीतिक चर्चा के दौरान गर्मी भी दिखाई दी। ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, दवा नहीं दिलवा पाए, हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा पाए, और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए विधायक तो कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, सब कुछ हुआ है, कहाँ पे नजर, सब इलाज हुआ लोगों क्या को, बेड मिले हैं, क्यों नहीं मिले? नहीं, कहाँ मिल रहे थे? लोग मर गए। कहाँ मर गए? लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मर गए, मरे या नहीं? अच्छा, आप एक बात बताओ, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे कि नहीं? कमी से कहाँ मरे हैं, कहाँ नहीं? आपको यहाँ मरे? हाँ, बिल्कुल मरे। कहाँ मरे? यहाँ लोगों को नहीं मिले, सब बेड मिले, सब जगह व्यवस्था थी पूरी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुमंजिला इमारतें भी नोएडा की एक पहचान है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग भी यहाँ पर अपना आशियाना तलाश करते हैं और शहर की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। इन ऊंची इमारतों में रहने वालों को अपनी दिक्कतें दिखी, कोई बिल्डर से नाराज दिखा तो कोई नोएडा अथॉरिटी से। और इसी का पूरा फायदा जो बिल्डर लॉबी है पूरा नोएडा में, इससे आम जनता जो है पूरा ग्रसित है। इस सब की जड़ है नोएडा अथॉरिटी। इन्होंने जब नोएडा का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो इन्होंने बिल्डर्स को दलाल बना के हम लोगों के आगे खड़ा कर दिया। अभी से मेरे सोसाइटी में है कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी हैंड ओवर ही नहीं हुआ है। हम लोग मतलब उसको 10-10, 12-12 रुपया मतलब यूनिट मतलब दे रहे हैं बिल्डर को। इस शहरी विधानसभा में जातिगत समीकरण भी कुछ ऐसे हैं कि यहाँ बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहा है। विधानसभा बनने के बाद यहाँ पहली बार 2012 में चुनाव हुए और तब से हर बार बीजेपी ही चुनाव में जीती है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हैं और बदले समीकरणों में नोएडा की जनता परंपरा कायम रखेगी या किसी दूसरी पार्टी को मौका देगी, ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.